नमस्कार दोस्तों, 15 दिन 15 महामैराथन की इस गणित पेडागोजी के श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों 15 अंक जहां से आपके पूछे जाते हैं, जिसे आप गणित पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र कहते हैं, गणित शिक्षण शास्त्र, उसके 15 अंकों की संपूर्ण वीडियो है। यह महामैराथन वीडियो है, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। बस शर्त केवल एक है, सिर्फ एक आपसे एक शर्त है, डिमांड है, पूरा लेक्चर आप देखें, पूरा लेक्चर देखें। यहाँ पे सभी टॉपिक जो है कि सम्मिलित है। पक्का है कि इस वीडियो से आपके 10 से 15 प्रश्न इसी वीडियो से, जो अब 15 नंबर की पेडागोजी आती है, वहाँ से मिल जाएंगे। कुछ भी बचा हुआ नहीं है, चाहे वो B.S. ब्लूम हो, वेन हीलो हो, जॉन डूवी हो, सारे के सारे गणित शिक्षण में जो ये मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है वो सब कुछ है। गणित शिक्षण के जितने भी टूल्स होते हैं, अबेकस, स्टेनग्राम, जियोजेब्रा, जियो बोर्ड, वो सब कुछ शामिल है। इसी के साथ गणित शिक्षण की प्रकृति शामिल है, गणित सीखने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए वो शामिल है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी, गणित के बारे में NCF क्या कहता है, NCF 2005 हमसे क्या कहता है गणित सीखने के बारे में, वो भी सम्मिलित है। कंप्लीट टॉपिक है, वीडियो में बने रहें। केवल एक शर्त है कि पूरा लेक्चर देखें, केवल एक शर्त है कि पूरा वीडियो और पूरा लेक्चर देखें। 15 अंक आपके कहीं नहीं गए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि गणित शिक्षण शास्त्र की वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो इसको आप पूरा देखें। हर बच्चों के मोबाइल में वीडियो होनी चाहिए ताकि वो इसे समझ सकें और देख सकें। 15 दिन 15 महामैराथन की श्रृंखला की हमने शुरुआत की है, जिसमें आपको हिंदी और EVS वन लाइनर के रूप में अपलोड की जा चुकी है। भाई जा कर के देखो, प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है, उसे जा कर के देखो। और अब हम 15 दिन 15 महामैराथन की श्रृंखला में गणित शिक्षण के उद्देश्य यानी गणित पेडागोजी से शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में गणित का बहुत ही महत्व होता है, और गणित जो है कि हमारे तार्किक क्षमताओं को बहुत ही बेहतर करती है। गणित जिसका तेज होता है, कहा जाता है स्कूल का सबसे ब्रिलियंट लड़का है, और गणित जिसको नहीं आती है ना, उसी को गधा बोला जाता है। तो गणित कैसे पढ़ेंगे आप, इसी बारे में चर्चा करेंगे, और इसी बारे में हमारे सीटेट में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो दिया है गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण कर दिया जाए। यानी बच्चा जब सोचे तो मैथमेटिक्स के जैसे सोचे, और वो कैसे सोचे कि मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 5000 सवाल अब से जो 15 दिन बचा है इसमें हल करने हैं। तो आप बांट लीजिए, गणित क्या कहती है, आपके मन में विचार आ गया कि 15 दिन में 5000 सवाल हम हल करेंगे। यदि आप गणितीयकरण के जैसे, गणित के जैसे सोचेंगे, आपका विचार होगा, तो आप 5000 में 15 से भाग दे देंगे, और जितना भी आएगा 300 350 प्रश्न हम रोज़ हल करेंगे, रोज़ हल करेंगे। इस तरीके से जब व्यक्ति सोचने लगे, यानी विचार ही उसका गणित हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जॉर्ज पोल्या। जॉर्ज पोल्या ने गणित शिक्षण के 2 उद्देश्य बताए हैं कि गणित जीवन में बच्चा सीख करके 2 काम अच्छे से करे, और दोनों उद्देश्यों में एक उन्होंने बताया संकीर्ण उद्देश्य होता है गणित सीखने का, और एक उन्होंने बताया गणित सीखने का उद्देश्य व्यापक होता है। तो संकीर्ण उद्देश्य में उन्होंने क्या कहा और व्यापक उद्देश्य में क्या कहा, उसे हम देख लेते हैं। जॉर्ज पोल्या के अनुसार जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना, जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना, ये सब संकीर्ण उद्देश्य है। ज्योमेट्री हल करना, बीजगणित हल करना, रेखा गणित हल करना, जोड़ घटाना गुणा भाग को हल करना, ये गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, यानी छोटा उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है भाई? छोटा उद्देश्य है। गणित सीख करके कहीं पर आर्थिक काम खोज लेना, रोजगार खोज लेना, कहीं पर पढ़ाने लगना, ये सब गणित का संकीर्ण उद्देश्य है। यह संख्यात्मक क्रियाओं से संबंधित है, जैसे माप, अंश, प्रतिशत इत्यादि। और इसी प्रकार गणित का सीमित उद्देश्य षष्ठोपयोगी क्षमताओं को विकसित करना है, यानी गणितोपयोगी क्षमताओं को विकसित करना है, जिसमें आप पढ़ा सकते हैं, माप, तौल, गुणा भाग आदि कर सकते हैं, रेखा गणित, बीज गणित पढ़ करके कहीं पढ़ा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं और कमा सकते हैं। ये होता है संकीर्ण उद्देश्य। इसके बाद जॉर्ज पोल्या ने व्यापक उद्देश्य भी बताया। तो व्यापक उद्देश्य में उसने क्या बताया कि जब आप गणितीय रूप से सोचने लगे, तो यह होता है व्यापक उद्देश्य। इसी के साथ तार्किक रूप से सोच करके चर्चा करने लगे, तो ये होता है गणित का व्यापक उद्देश्य। और इसी के साथ विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष जब आप खोजने लगें, तो ये होता है गणित शिक्षण का व्यापक उद्देश्य। तो देख रहे हैं यहाँ पर हायर कॉग्निशन हो रहा है,
यानी ऊंची सोच के साथ यहाँ पर काम को किया जा रहा है। और ऊपर जो संकीर्ण उद्देश्य था उसमें माप तौल गुणा भाग करके कहीं पर पढ़ा लेना, रोजगार पा लेना संकीर्ण उद्देश्य था। तो इनसे पूछा जाता है। इसी के बाद अमूर्त सोच अगर बच्चा करने लगे, यानी उसके पास वस्तु नहीं है लेकिन उसके बारे में सोच करके बात करने लग रहा है, तो गणितीय विचार है उसके। किसी समस्या का समाधान खोजने लगे, बाल संसाधनों का विकास करने लगे, ये सब इसके गणित शिक्षण के व्यापक उद्देश्य हैं। गणित शिक्षण के व्यापक उद्देश्य हैं, तो सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर सभी ऑप्शन अच्छे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, जॉर्ज पोल्या ने समस्या समाधान विधि दी। जॉर्ज पोल्या ने समस्या समाधान विधि दी कि अगर बच्चा गणित में कहीं पर फंस रहा है तो उसे क्या करना चाहिए और शिक्षक को किस प्रकार से उसकी समस्या को हल करने के लिए आगे आना चाहिए और बच्चा अपनी समस्या खुद कैसे हल कर सकता है, इसके बारे में जॉर्ज पोल्या जी ने बताया। तो क्या बताया भाई, यहाँ पर देखिए उन्होंने 4 बातें कही, यानी समस्या समाधान विधि जो उन्होंने बताई उसमें 4 बातें कही कि 4 रूपों में समस्या को आप हल कर सकते हैं। जॉर्ज पोल्या ने बताया कि सबसे पहले जब आपके पास कोई समस्या आए तो अंडरस्टैंड करें, समस्या को समझें। ध्यान दीजिए, ये उन्होंने पहले स्तर पे बताया। ये उनका ऑर्डर है 1, 2, 3 और 4। ये जॉर्ज पोल्या का ऑर्डर है किसी समस्या को हल करने के लिए। यानी सबसे पहले आप समस्या को समझिए, उसके बाद योजना बनाइए कि समस्या कैसे हल होगी, और जो योजना बना दिया है आपने उसको लागू करिए कि यह समस्या हम हल कर लें। यानी पहले समस्या आपने समझा, फिर योजना बनाया कि कैसे हल करें और उस योजना को लागू कर दिया, समस्या हल कर लिया आपने। और उसके बाद जब समस्या आपकी हल हो गई तो कैरी आउट द प्लान, यानी उत्तर को लागू करना। कहने का तात्पर्य है कि फिर से समझना, यह बात फिर से समझना, आप देख रहे हैं, फिर से समझना कि मेरा प्लान सही था या गलत था। इसके बारे में उन्होंने बताया कि मेरा प्लान सही था या गलत था। उत्तर को लागू करके फिर से देखना कि मेरा ये जो उत्तर है, जो प्रश्न है, उसके अकॉर्डिंग उत्तर सही आया है कि नहीं, ये करना कैरी आउट द प्लान। यानी ये 4 स्तर पे समस्या समाधान के बारे में किसने बताया, जॉर्ज पोल्या ने। किसने, जॉर्ज पोल्या ने। कभी कभी आपने देखा होगा कि गणित में 1/x + 1/y होता है, तो x बराबर x का मान कुछ पूछ लेता है। तो जब आप x का मान अगर निकाल लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई है, तो आप क्या करते हैं, तो कैरी आउट द प्लान, यानी जो आप मान 4 या 5 आपने निकाला है, तो उस 4 या 5 को इस x की जगह रख करके आप देखते हैं कि ये प्रश्न में उसको 0 कर रहा है या नहीं, यानी प्लान को आपने लागू करके देखा है। तो यही कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। अब आगे देखिए, एनसीएफ आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम डैश लगा लीजिए। यहाँ से प्रश्न पक्का आता है, कम से कम 4-5 प्रश्न यहीं से आ जाते हैं आपके। तो एनसीएफ गणित के बारे में क्या कहता है कि सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी जो बच्चे 1, 2, 3, 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से उनको गणित आ रहा है या नहीं, उस क्लास के हिसाब से जो वो पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग उनको आ रहा है कि नहीं, यानी संख्यात्मकता सुनिश्चित करना कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे को आ रहा है, यह सुनिश्चित करिए पहले। एनसीएफ कहता है, यह बात कौन कहता है, एनसीएफ। इसके बाद इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर का तात्पर्य है कि जो छोटे बच्चे 3-4 में पढ़ रहे हैं, तो उनको आप बना बनाया रेक्टेंगल दिखाइए, गोला दिखाइए, त्रिभुज दिखाइए। ये सब जो है ना, त्रिभुज वगैरह, एक कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए, जो हमारे आसपास मिलता है। तो यह हो गया मूर्त। और इसके बाद जब बच्चा देख देख करके समझ जाए तो अमूर्त, यानी इन चीज़ों को हटा लिया जाना चाहिए वहाँ से। उसके बाद वो खुद ही सोचने लगेगा कि ट्रायंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है। आगे एनसीएफ क्या कहता है कि आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न मापन, गैर संख्यात्मक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें और डेटा हैंडलिंग करें। यानी ये गैर संख्यात्मक जो पैटर्न होता है, मापन होता है, इन सबको भी हैंडल करें। गणितीय पहेलियाँ बच्चों को दें, समस्या समाधान कौशल में यह मदद करती हैं। उसके बाद बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद लेना सीखें, यह कहता है एनसीएफ। इस रूप में पढ़ाइए कि बच्चा आनंद लेना सीखे। आगे क्या कहता है एनसीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं, गणित सूत्रों से कहीं बढ़कर है। अगला है कि बच्चे गणित को ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, जिससे संवाद किया जा सकता है, आपस में चर्चा की जा सकती है। यानी ऐसे रूप में गणित सिखाइए कि बच्चा संवाद करे, चर्चा करे, सक्रियता से गणित को ग्रहण करे। आगे एनसीएफ कहता है कि बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करते हैं, उनका समाधान करते हैं। देख रहे हैं, अर्थपूर्ण समस्या होती है। बच्चा जो भी कुछ भी बोले, गणित में जो कुछ भी बोले वो अर्थपूर्ण है, उस पर हंसना नहीं है, और उसका समाधान भी बच्चे के साथ मिलकर आप भी खोजें। बच्चे रिश्तों को देखने, संरचनाओं को देखने, तर्क करने के लिए अमूर्तन का उपयोग करते हैं। यह एनसीएफ कहता है कि यह करते हैं, इनको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए एनसीएफ के अनुसार। यानी संरचनाओं को देखते हैं, तर्क करते हैं, गणितों में वो प्रश्न पूछते हैं, इसी को कहा गया है। और यहाँ पर एक बात और है कि रिश्ता देखते हैं। रिश्ता कैसा, जैसे रेक्टेंगल का वर्ग से क्या रिश्ता होता है, गोले का सर्कल से क्या रिश्ता होता है, ये सब क्या है, रिश्ता है। इसको भी बच्चा देखता है और इसको भी आपको हल कराना है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि एनसीएफ क्या कहता है। एनसीएफ से बहुत प्रश्न आते हैं। बच्चे गणित की मूल संरचना, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति को समझते हैं। त्रिकोणमिति, स्कूली गणित के मूल विषय क्षेत्र सभी एक पद्धति प्रदान करते हैं। रुकावट, संरचना और सामान्यीकरण के लिए इनको भी सिखाया जाना चाहिए। शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है। अब ध्यान से देखिए, यह लाइन पूछी गई है, 10-10 बार पूछी गई है सीटेट में कि एक शिक्षक को गणित के बारे में क्या सोचना चाहिए। शिक्षक को बस यही सोचना चाहिए कि हर बच्चा गणित सीख सकता है, हर कोई गणित सीख सकता है। ऐसा नहीं है एकदम मंद बच्चा है, मान लीजिए प्रश्न में दे देता है, बिल्कुल मंद है, उसको डिस्ग्राफी या डिस्कैल्कुलिया की पूरी प्रॉब्लम है, तो शिक्षक को क्या सोचना चाहिए। उसके बाद भी शिक्षक को यही सोचना चाहिए कि यह बच्चा भी गणित सीख सकता है, हर बच्चा गणित सीख सकता है। यह लाइन अभी याद कर लीजिए, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते कि आप बाद में याद करिएगा। आगे है कि विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व जैसे ऐसे कौशल हैं जिन्हें विकसित करने में गणित मदद करता है। विजुअलाइजेशन क्या होता है कि यह जो है ना कि काल्पनिक सोच, ठीक है ना, यह काल्पनिक सोच को कहा जा रहा है कि बिना कोई सामान दिखाए अगर बच्चा सोच पा रहा है तो इसका मतलब वो गणित में ज़्यादा तेज है। इसके बाद सभी सीखना द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होता है। यानी खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाइए। संख्या अनुक्रम की भूमिका सीखने के बजाय बच्चों को शब्दों के खेल और गिनती के बीच संबंध छोटे छोटे समुच्चयों के संदर्भ में समझाएं। देखिए, हर चीज़ के बारे में एनसीएफ कह रहा है कि खेल खेल में तो सिखाइए ही, संख्याओं को छोटे समुच्चय यानी तोड़ करके सिखाइए। और तोड़ कर कैसे सीखना होता है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 56, तो आप 10 + 10 + 10 + 10 और उसके बाद एक बार और 10 कर दीजिए, तो हो गया ना आपका 5 बार 10 तो हो गया 50। फिर आप 6 कर दीजिए, समस्या छोटी हो गई, बच्चा समझ जाएगा। ऐसे करके सिखाइए। उसके बाद एनसीएफ कहता है कि गणितीय खेल, पहेलियाँ और कहानियाँ सकारात्मकता विकसित करने में मदद करती हैं। गणित और दैनिक सोच के बीच संबंध भी बनाइए। गणित तो आप हल ही करा रहे हैं, रोज वो गणित के जैसे ही सोचे, गणितीयकरण के रूप में सोचे कि मुझे 9 बजे जगना है, 9:30 बजे मुझे नहा लेना है। ऐसे करके बच्चा सोचे कि 9:30 बजे मुझे क्या करना है, नहा लेना है, उसके बाद मुझे 10 बजे तक स्कूल पहुंचना है। तो यह क्या है, दैनिक जीवन में इसके गणित का उपयोग है। अब उसके बाद देखिए आगे है कि छात्रों को बीजगणित संकेतक से परिचित कराया जाता है और इसका उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। अंतरिक्ष आकृतियों को व्यवस्थित अध्ययन करके उनके समेकन के लिए सामान्यीकरण माप का ज्ञान कराइए। यानी देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है अंतरिक्ष और आकृतियों के बीच संबंध खोजा जाता है कि सूर्य इधर है, चंद्रमा इधर है, पृथ्वी इधर है, इनके बीच कोण कितना बनता है, आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा। ये सारा काम कौन करता है, गणित करता है। कौन करता है, गणित। अभी जो चंद्रयान भेजा गया था तो वो गणित के माध्यम से ही ना गया कि आज हम भेज रहे हैं, इस तारीख को यहाँ उतरेगा। क्यों उतरेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ होगी, पृथ्वी की यहाँ, चंद्रमा की यहाँ होगी। इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा यदि है तो इतने दिन लगेंगे चंद्रमा के इस छोर पे आने में। देख रहे हैं सब किसके माध्यम से हुआ, गणित के माध्यम से हुआ।
आगे है कि इस स्तर पर सीखने से छात्रों को स्थानिक तर्क को समृद्ध करने का अवसर मिलता है। दृश्य मंत्र हो, यानी दिखा करके सिखाइए, दिखा करके। एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है। ये रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? इसमें कुछ नया करता है, इसमें कुछ खुद से बच्चा करता है, क्योंकि यह सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है। आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की भागीदारी को हमें बढ़ाना है। आकर्षक और अच्छी गतिविधियां होनी चाहिए जिसमें बच्चा रुचि ले और सक्रियता के साथ गणित को सीखे। अब देखिए, ये तो रहा हमारा एनसीएफ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे। अब आगे हम लोग चलते हैं कि संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग। एक कॉन्सेप्ट होता क्या है? आपने बहुत ही बार कहा होगा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद गणित अच्छे से हल होगी, या फिर जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है वो अच्छा कर लेता है। तो कॉन्सेप्ट ही होता क्या है? मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत ही बड़ा जोड़ घटाना करना है, ठीक है, ऐसा कुछ उसे मान लीजिए जोड़ना है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बच्चे को 6, 9, 6 के बारे में पता होना चाहिए कि ये संख्याएं जोड़ने से कितनी होंगी, पहली बात। दूसरी बात, उसे हासिल के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हासिल जो कैरी आता है, उसे जोड़ना कहाँ है, उसे जोड़ना कहाँ है, उसके बारे में भी बच्चे को पता होना चाहिए। इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट, इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना। तो कॉन्सेप्ट के बिना गणित नहीं आती है। कॉन्सेप्ट भी बच्चे को बताते रहिए। यह एक योजनाबद्ध रेखाचित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है कि 6 और 9 जोड़ने पर 15 होता है, और अगर इसमें 10 जोड़ दिया जाए तो एक कैरी इधर चला आता है। ये संबंध उसे पता होना चाहिए। यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा यह बनाया जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों इसे बना सकते हैं। यह पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणाओं को जोड़ता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। यह एक तरीका है जो सीखने को सफल बनाता है। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग में बस इतना ही आता है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब देखिए, सीटेट एग्जाम की जान, सीटेट एग्जाम की जान, जिससे प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। नाम है मनोवैज्ञानिकों में वैन हिले। वैन हिले, तो हमने ऊपर तो एक मनोवैज्ञानिक को देखा था, नाम था उनका जॉर्ज पोल्या। नाम क्या था? जॉर्ज पोल्या। अब हम दूसरे मनोवैज्ञानिक को देख रहे हैं जो गणित में इम्पोर्टेंट है। नाम है उनका वैन हिले। और वैन हिले, जॉन पोल्या ने क्या दिया था? समस्या समाधान विधि। जॉर्ज पोल्या ने दिया था समस्या समाधान विधि, और वैन हिले ने दिया ज्यामितीय चिंतन कि बच्चा जो ज्यामिति होती है उसको किस रूप में सीखता है। ज्यामिति को यानी रेक्टेंगल होता है, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला, इन रूपों को कैसे सीखता है, एक किसने बताया? वैन हिले ने। और इसके कुछ चरण भी बताएं। तो टेबल 1 में कहते हैं कि ज्यामितीय चिंतन का वैन हिले सिद्धांत अलग अलग बातों को वर्णन करता है, यानी समझ का वह स्तर जिसमें छात्र ज्यामिति को सीखते हैं और समय के साथ आगे बढ़ते हैं। कहने का बस इतना तात्पर्य है कि छात्र ज्यामिति को कैसे सीखता है। 5 स्तर उसने बताया था, और बिना इन 5 स्तरों से गुजरे कोई ज्यामिति सीख ही नहीं पाता है। हर स्तर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो देखिए, ज्यामिति सीखने के जो 5 चरण उसने बताए उसको स्तरों में बांटा। ध्यान दीजिएगा, 5 चरण बताए। तो चरण 1 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ नीचे है चरण 2, चरण 3, 4 और 5। ये कुल 5 चरण बताए, और पूछा जाता है कि कितने स्तर बताएं। तो स्तर उसने 4 बताए। क्यों? क्योंकि पहले चरण को उसने 0 स्तर कहा था। अब आप समझ गए होंगे, पहला स्तर जो है वो 0, पहला चरण 0 स्तर का है। उसके बाद दूसरा चरण 1 है, तीसरा चरण को 2, चौथे चरण को 3 और 5वें चरण को 4 का। बस इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। याद है कि 5 रूपों में बताया, 5 चरणों में बताया, और उसे 4 स्तरों में विभाजित कर दिया, जिसमें 0 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4। तो ये हो गए ना 5 स्तर। तो पहले स्तर को उसने, या 0 स्तर या पहले चरण को उसने कहा विजुअलाइजेशन। इसमें बच्चा चीज़ों को सिर्फ देखता है, देख करके समझता है। उसके बाद दूसरा जो एनालिसिस स्तर बताया, उसमें उन्होंने कहा कि चीज़ों को देख करके नहीं, अब संबंधों के बाद संबंधों को खोजता है। क्या करता है? संबंधों को खोजता है कि वर्ग और आयत में क्या संबंध होता है, ऐसा वो करने लगता है। जो तीसरा चरण यानी दूसरा स्तर उन्होंने बताया, उसको इनफॉर्मल, यहाँ आप समझिएगा, आई से इनफॉर्मल डिडक्शन कहा जाता है, अनौपचारिक चरण।
तो इसमें बच्चा जो है ना कि अब क्या करता है कि गुणों के बीच संबंध खोज लेता है, गुणों के बीच संबंध खोजना शुरू करता है। चौथा पे क्या करता है कि फार्मूलों के बिना या फार्मूले बनाने लगता है। चौथे पे क्या करता है, फार्मूले खुद से बनाने लगता है। और जो पांचवा चरण यानी चौथा स्तर होता है, इसमें यूक्लिड प्रमेयों को हल कर लेता है कि सिद्ध करिए कि कोई वृत्त की किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का आधा होता है। सिद्ध करिए, ये सब यूक्लिड प्रमेय है। सिद्ध करिए कि किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, ऐसा जब बच्चा करने लगे तो इसको यूक्लिड प्रमेय वगैरह बोला जाता है। या त्रिभुज के बारे में सिद्ध करिए कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो कोण समकोण हो सकता है या नहीं, ऐसा जब पूछने लगे तो इसको दृढ़ता कहा जाता है, रोजर स्तर। तो देखिए 5 रूपों में उसने बताया था। अब देख लेते हैं हम इसके उदाहरण। तो पहला जो लेवल उसने यानी पहला चरण 0 लेवल जो बताया उसको चक्षुषीकरण कहा जाता है, विजुअलाइजेशन। इसमें आकार के आधार पर आकृतियों का बच्चा वर्णन करता है। बच्चा कहता है यह वर्ग है क्योंकि यह डिब्बे जैसा दिखता है। यह बच्चा त्रिभुज को पहचान लेता है लेकिन यह नहीं बता पाता कि इसमें कितनी भुजाएं और कितने कोण होते हैं। बच्चा त्रिभुज जान जाता है। इसमें बच्चा देख करके आकृतियों को जानता है। जानता कैसे है कि अगर उसे आप समोसा दिखाएंगे तो कहेगा ये तो त्रिभुज के जैसे है, उसे आप रोटी दिखाएंगे तो कहेगा वो तो वृत्त के जैसे है। तो इसमें बच्चा बस पहचान पाता है। दूसरा जो उन्होंने चरण बताया जिसे लेवल 1 यानी स्तर 2 का 1 कहा जाता है, उसे एनालिसिस कहा गया। आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करने लगता है। देखिए ध्यान से, गुणों के आधार पर। वर्ग आयत का विशेष रूप है क्योंकि इसमें आयत के सभी गुण होते हैं। यानी वो कोण अभी नहीं डिफाइन कर पाएगा, कोण अभी नहीं जान पाता है, लेकिन यह जान पाता है कि एक आयत में वर्ग के सारे गुण मौजूद होते हैं। यानी ये जो वर्ग है ना, इसके सारे गुण इसमें होते हैं क्योंकि इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसके भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए वो कह पाता है। अब जो तीसरा चरण आता है, इसको आप इस लाइन को भी पढ़ लीजिएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है। उसके बाद जो तीसरा चरण आता है यानी चरण 3 जिसे लेवल 2 कहते हैं, अनौपचारिक निगमन। अब देखिए उनके बीच संबंध खोज लेता है और महत्व पहचान पाता है, जो छात्रों को तार्किक रूप से यह सहायता करते हैं और आकृतियों के गुणों का क्रम भी समझ पाता है। बच्चा कहता है कि वर्ग आयत का विशेष रूप है क्योंकि इसमें आयत के सभी गुण मौजूद होते हैं। तो ये तो लग रहा है ऊपर वाला भी था। यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिए कि बच्चा समझता है इस लेवल पर कि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं और कोण समकोण है। देखिए ना, कोण भी जानने लगे जब, तो वो आता है आपका लेवल 2 यानी चरण 3। अब देखिए चरण 4 लेवल 3 के बारे में बात करेंगे। एक फॉर्मल होता है, इसमें फ से आप याद करिएगा, फ से फार्मूला समझ लेता है, फार्मूला बना लेता है। ठीक है, तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करता है और प्रमेयों को सिद्ध करता है। निगमनात्मक रूप से यानी नियमों के रूप से सिद्ध कर पाता है। छात्र सिद्ध करता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से त्रिज्या किसी व्यास की आधी होती है, अभी सिद्ध कर पाएगा। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समकोण हो या फिर बराबर हो, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समकोण हो सकता है या नहीं, इसको भी सिद्ध कर पाता है। नियमों के रूप से सोचने लगता है। अब देखिए जो लास्ट हमारा बचा हुआ है वो है लेवल 4 यानी दृढ़ता, रोजर। इसमें यूक्लिड प्रमेयों को और नॉन यूक्लिड ज्यामिति में अंतर करने लगता है कि कौन सा ज्यामिति के अंदर आएगा और कौन सा ज्यामिति से बाहर जाएगा। यानी विभिन्न धारणाओं और प्रमेयों की स्थापना करता है, उनका विश्लेषण कर पाता है। छात्र यह समझता है कि अलग अलग स्वयं सिद्धि बदलने से नई ज्यामिति बनती है, तो यह सब समझने लगता है। अब देखिए एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है B.S. ब्लूम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे प्रश्न आए ना ऐसा हो नहीं सकता। आप तीसरे मनोवैज्ञानिक को हम पढ़ रहे हैं, अभी और भी बचे हुए हैं भाई, ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया है। तो B.S. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। किसका? शैक्षिक उद्देश्यों का B.S. ब्लूम ने वर्गीकरण किया और बताया क्या, 5 रूपों में क्या क्या बताया कि शिक्षा या गणित जब बच्चा सीखता है तो इन 5 स्तरों से सीख सकता है। B.S. ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया तो उसमें जो सीखने के 3 डोमेन के बारे में उसने बताया कि सीखने के 3 डोमेन होते हैं, कोई व्यक्ति 3 तरीके से सीखता है।
पहला उन्होंने बताया कॉग्निटिव डोमेन। ध्यान दीजिएगा, यही सब क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ सुन लेगा उसको आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉग्निटिव डोमेन उसने दिया, संज्ञानात्मक ज्ञान संबंधी डोमेन दिया। तो यहाँ पर संज्ञान है यानी दिमाग से संबंधित है बात। किससे? संज्ञान जहाँ लिखा हुआ मिले, समझ लीजिए दिमाग को याद करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें बच्चा याद करता है। ज्ञान तभी आता है जब चीज़ों के बारे में आपको पता हो। जब चीज़ों के बारे में आपको पता होगी, उसका एनालिसिस करेंगे, तब जाके ज्ञान बनता है। दूसरा जो डोमेन उसने बताया वो अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक या संवेदनशीलता संबंधी होता है। यानी सीखने में आपकी भावना सम्मिलित हो, मूल्य रुचियाँ सम्मिलित हो, सामाजिक व्यवहार सम्मिलित हो, तो सीखना बहुत ही अच्छा हो जाता है, सीखना बहुत ही अच्छा हो जाता है। और लास्ट जो उसने तीसरा डोमेन बताया साइकोमोटर, कि जब आप कुछ सीख रहे हो, जब आप कुछ सीख रहे हो, बात कर रहे हो, तो अपने उसमें हाथ पाँव को भी हिलाना चाहिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपका, मोटर एबिलिटी यानी आपका शरीर भी हिलना चाहिए जब आप किसी को कुछ बता रहे हो, पढ़ा रहे हो। और इसके बाद फिजिकल स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये सब होना चाहिए। कहने का बस इतना तात्पर्य है। साइकोमोटर यानी हिलना डुलना कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपके ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय रूप से बस किताब लेकर के बैठ गए, नहीं, कलम और पेन होनी चाहिए और हाथ भी चलते रहना चाहिए, तो अच्छा होगा। अब देखिए, जो एक कॉग्निटिव डोमेन है, इसको बीएस ब्लूम ने 6 स्तरों में बांट दिया। तो ये जो 6 स्तर है, उसमें जो पहला स्तर है वो है नॉलेज का स्तर। वो याद करने से संबंधित है। याद करने से संबंधित है, किसी चीज़ को आप याद कर लेंगे यानी याद होना चाहिए, उसके बाद वो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन यानी समझने का। जब आपको चीज़ें याद होंगी तो आप समझेंगे, उसे याद किए हुए को समझेंगे, इनफॉर्मल को समझेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे, व्याख्या करेंगे। तीसरा होता है जब आप समझेंगे भी तो उसका प्रयोग करेंगे। यानी यदि आपने कोई फार्मूला मान लीजिए सीख लिया, आपने कोई फार्मूला सीख लिया, तो सीखी हुई चीज़ों को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना, कि जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ अनुप्रयोग आप कर रहे हैं यानी प्रयोग कर रहे हैं, बस। उसके बाद ध्यान से देखिए, जो चौथा उसने बताया एनालिसिस यानी विश्लेषण करना। जब आप लागू कर लें तो जानकारी को पार्ट्स में तोड़कर उनके बीच रिलेशन को समझिए। विश्लेषण करने का तात्पर्य ही होता है कि किसी चीज़ की गहराई में जाकर के उसके बारे में, छोटी छोटी जानकारियों के बारे में भी उसको कई पार्ट में तोड़ करके समझना, कि मैं यहाँ से जब 9 बजे गया तो मेरा पर्स मेरे कॉलेज के बाहर तक मेरे पास था, जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर गया उसके बाद मेरा पर्स वहीं गिर गया। ऐसा जब आप सोच रहे हैं तो एनालिसिस कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप एनालिसिस करते हैं उसी के साथ एक और प्रक्रिया चलती है, सिंथेसिस यानी जुड़ने की भी प्रक्रिया चलती है। अलग अलग विचारों को मिलाकर एक नया विचार बनाना, नई आइडिया बना लेना, यह होता है आपका सिंथेसिस। और सबसे अंत में आता है आपका इवैल्यूएशन यानी 6वां स्तर पे मूल्यांकन, की जो आपने नया सीखा, जो आपने नया प्रयोग किया वो कैसा रहा, सही आपने सोचा या सही नहीं सोचा, यह होता है आपका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, कि मैं सही हूँ या सही नहीं हूँ। तो ये रहे हमारे बीएस ब्लूम जिसने ज्ञान सीखने के बारे में बताया। अब आगे हम चलते हैं और सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, समरूपता के बारे में। आप जानते होंगे, सिमेट्री आपने पढ़ी भी होगी, आपको इसके बारे में पता होगा, बस थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। सीटेट में प्रश्न आता है, जैसे आपके सामने ए दे देगा, बी, सी, डी, तो पूछ लेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्री किसकी बन रही है, यानी किसे कई भागों में तोड़ा और बांटा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ सी को केवल एक भाग में तोड़ा जा सकता है, डी को भी केवल एक भाग में तोड़ा जा सकता है, ए को आप ऐसे काट सकते हैं, बी को ऐसे काट सकते हैं। यानी एक दूसरे के सामने या धुरी या चारों ओर बिल्कुल समान भागों में किसी वस्तु की गुणवत्ता को बांट देना ही क्या होता है, सिमेट्री होता है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे वर्ग होता है, वर्ग मान लीजिए ऐसे बना, ठीक है, तो इसको आप कैसे कैसे बांट सकते हैं। सिमेट्री कहती है कि वर्ग को आप ऐसे भी बांट सकते हैं, वर्ग को आप ऐसे बांट सकते हैं, वर्ग को आप ऐसे और वर्ग को आप ऐसे। यानी इसमें कुल कितनी सिमेट्रियाँ बनी, तो 1, 2, 3 और 4, कितनी सिमेट्रियाँ हैं, तो वर्ग में कुल 4 सिमेट्रियाँ हैं। ये तो हमने वर्ग बताया, आयत में भी वही होगा।
समद्विबाहु बहुभुज वृत्त, वृत्त में कितनी सिमेट्रियाँ बनेंगी, वृत्त में तो अनंत बन जाएंगी भाई, वृत्त में तो अनंत बनेंगी। आप बांटते रहिए, कितना बांट लेंगे वृत्त को, बांटते रहिए, जितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं, अनंत सिमेट्री वृत्त में बनेंगी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ऐसे करके बांटना। अब देखिए टेसलेशन क्या होता है, टाइलिंग, चौपड़ आकृतियों को जोड़ना। अब आपके घर में टाइल वगैरह लगा होता है तो बच्चों को यह समझाना कि जैसे यहाँ पर लाल टाइल मान लीजिए लगा है, फिर आगे हरी वाली लग गई, ठीक, आगे हरी टाइल लग गई, उसके बाद फिर से लाल लग गई, तो ये क्या है, एक टाइलिंग है, टेसलेशन है कि एक के बाद एक आकृतियाँ अपने आप को क्या कर रही हैं, दोहरा रही हैं। टेसलेशन तब होता है जब एक आकार एक बार एक विमान को ढकने पर दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या ओवरलैप के। आप जब रोड पे चलते हैं तो कहीं कहीं पे ईंटें कैसी लगी होती हैं, टेसलेशन के रूप में, यानी वो अपने आप को दोहरा रही होती हैं, वो आकृतियाँ जो बन रही होती हैं बार बार अपने आप को दोहरा रही होती हैं। ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। आकृतियाँ आपस में ओवरलैप न करें, कोई खाली जगह न बचे और आकृतियाँ बार बार दोहराई जा सकें, टेसलेशन में ज़रूरी है। अब आगे देखिए गणित शिक्षण की विधियाँ क्या क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुख्य है गणित शिक्षण की विधियाँ। इतना प्रश्न आता है कि पूछिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी याद कर लीजिए। गणित की शिक्षण की विधियों में पहली विधि हमने रखा है आगमन विधि और निगमन विधि को। आगमन विधि में सबसे पहले आपको उदाहरण बताते हैं, क्या बताते हैं, उदाहरण, और उन उदाहरणों को बताने के बाद नियम बताया जाता है, नियम वगैरह बताया जाता है। निगमन विधि में पहले आपको नियम बताया जाता है, पहले आपको नियम और उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं, तो ये होता है निगमन विधि। अलजेब्रा वगैरह में जो अलजेब्रा होता है 1/x इन सब को जोड़ना, ये पहले नियम ही बताया जाता है इन सब में। वृत्त बताना हो तो पहले नियम बताया जाता है और आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है। अब आगे देखिए डिडक्टिव रीजनिंग पहले से ज्ञात निष्कर्षों पर आधारित और निष्कर्षों को पढ़ने की प्रक्रिया है, यह आगमन है। आगमन तर्क उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है, यानी पहले उदाहरण और उसके बाद निष्कर्ष। उदाहरण कैसे, मान लीजिए बच्चे को आप पर्यायवाची पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए तो आपने 10-12 जैसे सूर्य को क्या क्या कहते हैं, तो सूर्य को भास्कर, रवि, दिनकर, दिवाकर हम लोग कहते हैं। नदी को क्या कहते हैं, नदी को क्या कहते हैं। इसी तरह से आप पृथ्वी को पूछ लेते हैं कि पृथ्वी को क्या कहते हैं, कमल को क्या कहते हैं, तो 3-4 नाम तो सभी बच्चे बताएंगे, 2 नाम बताएंगे। तो जब वो ये सब बता लें तो आप कहेंगे हाँ अब यही, इसी को क्या बोला जाता है, पर्यायवाची, इसी को क्या बोला जाता है, पर्यायवाची। अब आप पर्यायवाची का क्या बताएंगे, नियम बताएंगे। तो ये आगमन विधि में आएगा कि नियम बाद में उदाहरण पहले। अब आगमन विधि में कुछ बातें हैं, जैसे इस विधि में पहले उदाहरण होता है फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। यह विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात के नियमों का पालन करती है और इसी का ठीक उल्टा निगमन विधि करती है, इसी का ठीक उल्टा निगमन विधि करती है। अब आगमन विधि के कुछ चरण होते हैं कि सबसे पहले क्या दिया जाता है, उदाहरण, फिर निष्कर्ष, फिर निर्माण और उसके बाद उदाहरणों के आधार पर अवधारणाओं का सत्यापन, यानी नियम हमने सही बनाए हैं या नहीं, इसका सत्यापन आप करते हैं। अब देखिए डिडक्टिव यानी निगमन विधि आ गया। इस विधि में पहले नियम और फिर उदाहरण बताया जाता है, आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, तो थोड़ा सा हम इसको स्किप करेंगे। निगमन विधि के भी ये 4 चरण हैं, इसे भी आप पढ़ के समझ लीजिएगा, इससे आप बहुत पढ़े होंगे। व्याख्यान विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक समझा कर पढ़ाता है। व्याख्या क्या होती है, आप जो ये CTET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, इसमें कोई टीचर हर बात पे आपको चित्र दिखाता है क्या, नहीं ना दिखाता है। अब भले ही आपको दिखाया जाए तो उसके बारे में नहीं कहते हैं, लेकिन व्याख्यान में क्या है, बातें ज़्यादा की जाती हैं, बच्चे सुनते हैं निष्क्रिय रूप से और बातें ज़्यादा शिक्षक बताता है, तो व्याख्या करना है। शिक्षक समझा कर पढ़ाता है, समय की बचत होती है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी इसमें कम होती है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे फंसेंगे आप। ये बात सही है कि व्याख्या जब शिक्षक देगा तो आप सक्रिय नहीं होंगे, केवल सुन रहे होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। परिभाषा और नियम समझाए जाते हैं। विश्लेषण विधि अभी बताया हमने, समस्या कोई हो तो छोटे भाग में तोड़ने को ही विश्लेषण कहा जाता है। और संश्लेषण विधि, जैसे जैसे आप विश्लेषण करते हैं पीछे से संश्लेषण होता चला आता है, पीछे से वो समस्या तोड़ते आप जाते हैं, पीछे से एक एक पॉइंट जुड़ता जाता है, जितना आप तोड़ेंगे उतनी वो समस्या जुड़ेगी, इसी को कहा जाता है
संश्लेषण विधि यानी ज्ञात तथ्यों को जोड़कर समाधान निकालना और तेज लेकिन समझ विकसित होती है। अब आगे देखिए आप लोग, समस्या विधि के कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ मेथड होते हैं। समस्या समाधान विधि अगला आ गया। समस्या समाधान विधि सोचने और निर्णय लेने की क्षमता इससे बढ़ती है। छात्र केंद्रित विधि है, यानी कोई बच्चे को आप ऊपर हमने जॉर्ज पोलिया के बारे में बताया, कोई सवाल दे दीजिए और जब बच्चा उसे हल करने लगे तो सक्रिय तो हो ही गया, सभी बच्चे मिलकर हल कर रहे हैं तो सभी सक्रिय है। तो ये है समस्या समाधान विधि। गणित के लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ विधि यही है। ये पॉइंट वाला याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा आपसे तो फिर अच्छा रहेगा ना, 1 नंबर बढ़ेगा। खेल विधि क्या होती है? प्लेवे मेथड को आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। खेलों के माध्यम से गणित सिखाना प्राथमिक स्तर के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। डर और बोझ को कम करती है, बच्चा गणित में ही सबसे ज़्यादा डरता है। अब देखिए परियोजना विधि, योजना बना करके गणित को पढ़ना कि हम पहले हफ्ते में वाला चैप्टर, दूसरे में वाला, तीसरे हफ्ते में वाला चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है? परियोजना है। वास्तविक जीवन से जुड़ी गतिविधियाँ होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं और सीखना क्या होता है? अस्थायी होता है। अगला देखिए सहगामी विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और इससे बच्चों में रचनात्मकता बढ़ती है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिए। अब देखिए शिक्षण का क्या अर्थ होता है, या तो पहले ही बताना चाहिए था लेकिन थोड़ा नीचे आ गया। शिक्षण का क्या अर्थ होता है? तो टीचिंग शब्द की उत्पत्ति जो होती है टू टीच से हुई है, जिसका अर्थ होता है निर्देश देना। टू टीच का मतलब क्या होता है? टू टीच का मतलब होता है किसी को निर्देश देना। प्रक्रिया यह एक ऐसी है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञात कराता है कि यह काम ऐसे होगा, x+y जोड़ते हैं, z भी जोड़ दीजिए तो 6 होता है, 5 होता है, 1 2 होता है, तो इसमें सबका मान कितना है? तो इसका आप मान 2, इसका भी 2, इसका भी 2 बताएंगे तो क्या बनेगा? 6। तो एक व्यक्ति दूसरे को क्या कराता है? ज्ञात कराता है। अब आगे देखिए शिक्षण कैसी विधि है? शिक्षण एक द्विध्रुवीय विधि है। यह किसने बताया था? जॉन एडम। याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी एक और मनोवैज्ञानिक आएंगे, उन्हें भी याद रखना होगा। शिक्षण द्विध्रुवीय विधि है। जॉन एडम ने कहा कि इसमें जो है कि बच्चा एक तरफ होता है और एक तरफ टीचर होता है और कोई बीच में नहीं होता है। यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया है कि बोर्ड पर टीचर खड़ा है, पढ़ा रहा है और बच्चा यहाँ पे सुन रहा है। तो यह गणित शिक्षण का या फिर किसी भी विषय शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। आगे क्यों संकीर्ण है वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक हैं जॉन ड्यूवे और उन्होंने बताया कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। यह शिक्षण का व्यापक अर्थ है। जॉन ड्यूवे ने बताया कि यह शिक्षण का व्यापक अर्थ क्यों है, क्योंकि एक तरफ इसमें जो है कि एक तरफ टीचर होता है, एक तरफ स्टूडेंट होता है, लेकिन भाई इसी से काम नहीं चलता, बीच में इन्फॉर्मेशन भी तो होता है। जो टीचर बताएगा वो बच्चा सुनेगा, लेकिन टीचर बताएगा क्या? उसी इन्फॉर्मेशन को इसने बताया जॉन ड्यूवे जी ने कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह गणित शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है और द्विध्रुवीय प्रक्रिया जो जॉन एडम ने बताया था वो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। याद कर लीजिए भाई। तो जॉन ड्यूवे ने और भी बातें बताई थी कि करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। जब आप करके सीखते हैं तो सीखना अस्थायी होता है। बालकों का या बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, भाषाई, सामाजिक, आर्थिक और सोच का गणितीयकरण करना शामिल होता है। अनुभव आधारित सीखिए, बाल केंद्रित सीखिए। अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं बाल केंद्रित सीखिए, परियोजना आधारित सीखिए, सक्रिय रूप से सीखना और प्रगतिशील शिक्षा। यह सारी बातें किसने बताई थी? केवल एक व्यक्ति और नाम है जॉन ड्यूवे। बहुत ही पॉजिटिव शब्द हैं, सबके सब पॉजिटिव है। जिन गणित के ऑप्शन में आपको ये सारे शब्द, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ ऑप्शन में ये बातें लिखी हुई दिखें सक्रिय मानिएगा और वहाँ वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, चाहे वो CDP हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या गणित हो, या फिर आपका SST पेडागोजी हो, साइंस पेडागोजी हो, हर जगह ये बातें सक्रिय होंगी। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि जब बालक नया विचार और नई बातों के साथ ज्ञान को अर्जित करे।
अब शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। 3 प्रश्न तो यहीं से पक्के आपके, 3 प्रश्न यहीं से पक्के आपके हैं। तो देखिए, गणित शिक्षण की प्रकृति अभी यहाँ पर आएगी। यहाँ ऊपर जो गणित अधिगम सामग्री जो होता है उसमें क्या क्या प्रयोग होता है, तो आप देशज टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। अपने देश की बहुत सारी वस्तुओं का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। प्रभावशाली होता है पढ़ाना, टूल के माध्यम से प्रभावशाली होता है। जैसे अबेकस, टेनग्राम, डायग्राम, ये सब होता है ना, जियोजेब्रा, इनके माध्यम से अच्छे से आप पढ़ाएंगे। वास्तविक जीवन से गणित को जोड़ेंगे, यह दिलचस्प होता है और सीखना जो है कि दीर्घकालिक हो जाता है, लंबे समय तक याद रखता है और सीखने में मददगार होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सीखने में मददगार होती हैं, वो कौन से टूल हैं, वो आप यहाँ देखिए। हमारा पहला टूल है, नाम है जियो बोर्ड, नाम है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है। मान लीजिए एक यहाँ पर बोर्ड है, ठीक, और इसमें जो है एक, मान लीजिए यहाँ पर ये बोर्ड बना हुआ है और इसमें कीलें लगी हुई होती हैं। इसमें क्या लगी हुई होती हैं, कील लगी हुई होती है। ऐसे करके बहुत सारी कीलें लगी हुई होती हैं और बच्चे को एक पकड़ा दिया जाता है, रबर। क्या पकड़ाया जाता है, रबर। अब बच्चे से कहा जाता है कि बाबू आयत बना के दिखाओ, तो बच्चा 2-3 बिंदुओं को मिला करके रबर से बना देता है आयत। अब बच्चे से कहा जाए कि वर्ग बनाओ, तो बच्चा क्या बना देता है, वर्ग। तो ऐसे करके जब बच्चे को आप सिखाते हैं तो यह काम किस में हो सकता है, जियो बोर्ड में हो सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई। यह एक वर्गाकार बोर्ड है जिसमें कीलें लगी होती हैं। रबर बैंड के माध्यम से ज्यामितीय माप के उपयोग के साथ और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए यह बनाया जाता है। ये जो है जियो बोर्ड, उसमें क्या क्या बच्चा सीख पाता है, तो रबर बैंड से त्रिभुज, वर्ग बना सकता है, परिमाप और क्षेत्रफल को वो इससे समझ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अबेकस। उसके बाद क्या होता है, अबेकस। तो अबेकस जो प्राचीन गणितीय यंत्र है, यहाँ पर देखिए वो होता क्या है। अबेकस कुछ ऐसा एक पट्टी होता है, ठीक है, और पट्टी होता है, इसमें बीच में स्ट्रिप्स लगा होता है। स्ट्रिप का मतलब छड़ी, यहाँ पर स्ट्रिप ऐसे ऐसे छड़ी लगी हुई होती हैं। तो ये छड़ियाँ लगी हुई है। अब आगे क्या होता है कि बच्चे से कहा जाता है, बच्चे से यहाँ पर देखिए छड़ियों में ना मोतियाँ लगी हुई होती हैं, सॉरी, यहाँ छड़ियों में मोतियाँ लगी हुई होती हैं। आपने इसे देखा भी होगा, किताबों में इसका बहुत सारा चित्र होता है। यहाँ पर ये लगा हुआ होता है। और अब अबेकस के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे को कहा जाता है कि चलो 4 जोड़ो, 4 जोड़ो, तो बच्चा क्या करता है, कुछ नहीं करता है, इधर से 4 मोती पकड़ के इस साइड खिसका देता है। अब आप कहेंगे 2 घटाओ, 2 मोती पकड़ेगा, इधर खिसका देगा। यानी यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है, एक फ्रेम होता है जिसमें छड़ें लगी होती हैं, उन पर स्वतंत्र रूप से फिसलने वाले मोती होते हैं। और इस यंत्र के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग की अवधारणाएं, भिन्न वर्गमूल, स्थानीय मान आदि इससे बनाया जा सकता है। इसे याद रखिएगा, यही पूछा जाता है कि अबेकस के माध्यम से। अभी ऊपर आपने जियो बोर्ड देखा है आपने ना, जियो बोर्ड में आप क्या कर पा रहे थे, ज्यामिति सीख पा रहे थे। क्या सीख पा रहे थे, ज्यामिति। और इसमें आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न वर्गमूल आदि सीख पाएंगे। इसके बाद देखिए ग्राफ पेपर। क्या होता है, ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर ऐसे कुछ बनाया जाता है, पतली पतली लाइनों के साथ बटा होता है, ठीक है। ग्राफ पेपर पतली पतली लाइनों के साथ बटा होता है और व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन है। ग्राफ पेपर में दशमलव संख्या बताई जाती है और उसी के साथ उसमें वर्ग, आयत भी आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्राफ पेपर में क्या बनेगा आपका, दशमलव। अब आगे देखिए, रेखा ग्राफ इसमें आप बना सकते हैं, आकृति भी थोड़ी बहुत इसमें बना सकते हैं। अब पाई चार्ट पे चलते हैं। यह एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व संबंध दिखाता है, संपूर्ण और उसके एक भाग के बीच यह संबंधों को दिखाता है। अभी आप इसको समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए कक्षा में छात्रों की पसंद का चार्ट आप बता सकते हैं। आपने बहुत सारा सवाल हल किया होगा। एक यहाँ पर सर्कल होता है, ठीक है, और सर्कल में क्या दिया होता है, ऐसे सर्कल को थोड़ा बहुत बांट दिया जाता है, ऐसे बांट दिया जाता है, ठीक है, और इसको भी बांट दिया गया मान लीजिए। अब इसमें जोड़ दिया गया कि 40% बच्चे कॉफ़ी पसंद करते हैं, 30% बच्चे चाय पसंद करते हैं, चाय 30% बच्चे करते हैं,
5% क्या पीना पसंद करते हैं, मान लीजिए कुछ भी 5% कुछ भी आप मान लीजिए के पसंद करते हैं, इसमें 5% चॉकलेट पसंद करते हैं, यहाँ पर कुछ और ले लीजिए। तो ऐसे करके उनके छात्रों के पसंद का चार्ट बनाना, जैसे क्रिकेट 40%, फुटबॉल 30%, अन्य में 30% लोग चीज़ों को पसंद करते हैं, तो इसको पाई चार्ट बोला जाता है। यानी यह भी ज्यामिति के प्रतिनिधित्व को और संबंध को उसके संपूर्ण के साथ दर्शाता है, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया आज तक है डिन्स ब्लॉक, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण हैं जिनका उपयोग बुनियादी जोड़ घटाव की गिनती स्थान सिखाने के लिए किया जाता है, या मूल्य और गुणन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये कुल 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का आने का मतलब छोटा छोटा बॉक्स होता है, ऐसे बॉक्स, ये डिन्स ब्लॉक होता है, डिन्स ब्लॉक ऐसे ब्लॉक होता है। तो ये जो होता है, ये रॉड मान लीजिए बन गया, तो डिन्स ब्लॉक में यूनिट बनती है, तो केवल एक यूनिट मान लीजिए यहाँ पर है। डिन्स ब्लॉक में रॉड बनते हैं, तो कई यूनिटों को जोड़ करके ऐसे ऐसे कई यूनिटों को जोड़ करके अब क्या बन गया, रॉड। फ्लैट बनता है, तो ऐसे एक फ्लैट बन गया, अब क्या बन गया, फ्लैट। और क्यूब बन गया, तो आप ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, और उसके बाद इसको आपस में संबंध कर दीजिए, और फिर इसे बांट दीजिए, ये क्या बन गया, आपका क्यूब बन गया। तो ये 4 प्रकार का होता है डिन्स ब्लॉक। अब डिन्स ब्लॉक 4 प्रकार का होता है, तो इसमें सिखाते क्या है, इसमें भी जोड़ घटाना गुणा भाग आदि आप सिखा पाते हैं बच्चे को। छोटे बच्चों के लिए है, आप खरीद कर लाइएगा टीचर बनने के बाद। यहाँ पर देखिए 10 ग्राम यानी एक पैटर्न होता है, क्या है यह, बच्चों को संख्या प्लेस वैल्यू समझाने के लिए 10 ग्राम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 10 ग्राम का इस्तेमाल स्थानीय मान के लिए होता है, 10 ग्राम का इस्तेमाल। उसके बाद देखिए जियोमेट्री सिखाने के लिए एक और चीज़ है, ऊपर आपने अभी जियो बोर्ड के बारे में पढ़ा था, जियो बोर्ड के बारे में, अब आप पढ़ेंगे जियोजेब्रा के बारे में। यह क्या है, यह ज़्यादातर शेप, सिमेट्री और पैटर्न सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आकृति इसमें क्या होती है, इसमें जेब्रा पैटर्न और ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स लगे होते हैं, जिसके माध्यम से आकृतियों को सिखाया जाता है। ऊपर हम लोग देखते हैं गणित का लंबा आकार। अब देखिए गणित जो होता है सीखना हमारे लिए कठिन होता है, गणित सीखना हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन इसको ऊपर बताए गए टूल्स के माध्यम से सीखेंगे जब आप, तो यह बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। कोई बच्चा यदि गणित में बहुत ही तेज है, कोई बच्चा गणित में यदि बहुत ही तेज है, इसका तात्पर्य है कि उसकी सोच गणितीय रूप में हो चुकी है। और जब बच्चे की सोच ही गणितीय रूप में हो जाए, तो होता यह है ना मेरे भाई कि वो कोई भी विषय सीखे, उसके लिए विषय सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि गणित का आकार लंबा है, जहाँ किसी एक विषय में महारत हासिल करना गणित के आने वाले संप्रत्यय को सीखने के लिए आवश्यक होता है। यानी कोई भी विषय आप सीखें, आपको गणित आनी चाहिए। एक दार्शनिक हुए थे, उनका नाम आप कमेंट कर सकते थे। उन्होंने अपने घर के बाहर ही लगा रखा था बोर्ड कि जिस व्यक्ति को आज से कितना 3000 साल पहले, 2500 साल पहले उन्होंने बोर्ड लगाया था कि जिस व्यक्ति को कुछ पूछना है और उसे गणित नहीं आता है, देखिए दार्शनिक थे, क्या थे, दार्शनिक, लेकिन जिस व्यक्ति को कुछ पूछना है लेकिन गणित नहीं आता है, वो मेरे पास ना आए। गणित नहीं आता है कहने का मतलब उनका था कि यदि उसकी सोच का गणितीयकरण नहीं हुआ है, मैथमेटिक्स या गणित के जैसे वो नहीं सोच पाता है, तो मुझसे मिलने ना आए। यह कहना था उस दार्शनिक का। आप नाम कमेंट करिएगा। लिखित भाषा, लिखित प्रतीक, जोड़ तोड़ मॉडल, स्थिर चित्र, बोले जाने वाली और वास्तविक दुनिया की स्थितियाँ या संदर्भ गणित सोच को प्रदर्शित करने के 5 तरीके हैं। यानी ये सारी बातें जब आपके सामने आती हैं, तो आप किस तरीके से सोचते हैं, गणित के जैसे सोचते हैं या नहीं, उसके बारे में यह बताया गया है। आगे देखिए, गणित शिक्षण में एक ही विकार आता है, हमने सर्च भी किया मोबाइल में कि और भी मिल जाए, लेकिन नहीं, गणित शिक्षण का केवल एक विकार होता है, डिसकैलकुलिया। कौन सा? डिसकैलकुलिया। और भी थे लेकिन सीटेट में पूछे नहीं जाते हैं। कैलकुलिया मतलब इसमें गणित में जोड़ने, समस्याओं को हल करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को, शिक्षार्थी को संख्या और गणना में समस्या होती है, तो उसको कौन सी बीमारी है, कौन सा विकार है, तो डिसकैलकुलिया है।
अब प्राथमिक स्तर पर यदि आपको कहा जाए, प्राथमिक स्तर 1 से 5वीं स्तर के लिए कहा जाए कि आप जाओ और गणित को सेलेक्ट करो कि बच्चों को कैसे गणित पढ़ाई जाए, तो उसके बारे में आपके पास कौन कौन सी बातें आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए कि यह बहुत कठिन है और बड़ी नहीं होनी चाहिए। कठिन और बड़ी पुस्तक नहीं चाहिए बच्चे को। कठिन देकर के क्या करेंगे? अवधारणाओं को संदर्भों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्ट विचार मिलते हैं, विषय और छात्रों में कम भ्रम पैदा होता है। यह पूछा जाता है कि गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो यह कठिन और बड़ी ना हो, लेकिन उसमें ये वाली बातें निहित होनी चाहिए, अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद पुस्तक में हल की गई समस्याओं के साथ साथ आकृतियाँ, रेखा चित्र भी इसमें शामिल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने गणित के जो पेडागोजी है उसको हमने पूरा हल कर लिया है और बहुत ही बढ़िया से हमने समझाने का इसमें आपको प्रयास किया है। यदि आपको उसके बाद भी इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 15 दिन 15 माह मैराथन के लिए चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। साथ ही जैसे ये क्लास समाप्त होगी 100 प्रश्नों की आपको अभ्यास, 100 प्रश्नों का अच्छा अभ्यास कराया जाएगा। जो PYQ में पूछे गए हैं कठिन प्रश्न होंगे उनको करके और इसी से संबंधित होंगे करके आप जा सकते हैं। धन्यवाद।